नमस्कार दोस्तों। हमने कई सारी न्यूज देखी और अखबार में भी कई बार दिखाया गया कि किस तरह से धीरे धीरे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसके पीछे उसका क्या मकसद था, तालिबान की क्या सोच है और तालिबान क्या चाहता है, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, आज शुरू करते हैं 1979 से। इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1979 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, जो एक कम्युनिस्ट लीडर भी थे, नूर मोहम्मद तारिकी की मृत्यु हो जाती है और इसी के बाद अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की खलबली शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये बात तो सच थी कि ये कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन इनको मारने में भी एक कम्युनिस्ट लीडर का ही हाथ था। उनको मारने में हाफिजुल्लाह अमीन सबसे बड़ा हाथ था। इन्होंने नूर मोहम्मद तारिकी को किडनैप किया और बाद में उनको मार दिया। उस समय अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी और उसी समय अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट और इस्लामिक के बीच भी जंग छिड़ी हुई थी। दोस्तों, 1979 में ईरान में भी एक क्रांति शुरू हो गई, जिसे 1979 ईरानी क्रांति कहा जाता है। ईरान में इस्लामिक और कम्युनिस्ट के बीच काफी मतभेद चल रहा था। उस समय के ईरान के राजा मोहम्मद रेजा सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते थे और उस समय उन्होंने ईरान के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट का भी काम किया था। लेकिन सत्ता की लालच में उन्होंने अपने कई विरोधियों को मरवा दिया और पार्लियामेंट को भी डिसमिस कर दिया। इसके बाद ईरान में इनके खिलाफ एक विद्रोह शुरू हो गया। सारे लोग में इनके प्रति नफरत पैदा हो गई। इसको देखते हुए ईरान पर इस्लाम का आधिपत्य हो गया। ये देखकर हाफिजुल्लाह अमीन डर गए, क्योंकि वो खुद कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। उन्हें भी लगने लगा कहीं अफगानिस्तान में भी इस्लाम टेक ओवर ना कर ले, और इस डर से उन्होंने अफगानिस्तान में मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया। अपने हर भाषण में अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। ये पूरी कोशिश करने लगे कि इस्लामिक सोच वाले व्यक्ति को भी अपनी तरफ ले आए, लेकिन इन सब के बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया और हाफिजुल्लाह को मरवा दिया। अगर देखा जाए तो हाफिजुल्लाह अमीन को मरवाने के दो कारण थे। एक कारण था कि हाफिजुल्लाह अमीन की वजह से अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट कमजोर पड़ रहा था, धीरे धीरे बदनाम होता जा रहा था। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को इस तरह से बदनामी को देखना नहीं चाहता था, इसलिए हाफिजुल्लाह अमीन को मरवा दिया। और दूसरा कारण था कि उस समय सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए सोवियत यूनियन चाहता था कि अफगानिस्तान पर कम्युनिज्म राज हो, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को यूएसए से लड़ने में मदद मिल जाएगी। इसलिए ये सब सोचकर हाफिजुल्लाह अमीन को मरवाकर वहां बाबरक करमल को हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया। उसके बाद अफगानिस्तान में कई सारे बदलाव किए गए। वहां के लाल रंग का कम्युनिस्ट फ्लैग को हटाकर एक नया फ्लैग लगवाया। इसके साथ साथ वहां के लोगों के बीच फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री इलेक्शन, राइट टू प्रोटेस्ट जैसे राइट को भी लागू कर दिया गया। इससे सोवियत यूनियन की हर जगह चर्चा होने लगी। इसके साथ साथ वियतनाम और इथोपिया जैसे देशों में भी सोवियत यूनियन ने यूएसए को नीचा दिखाया था, इसलिए अब यूएसए इससे बदला लेना चाहता था और इस लोभ में उसने मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लगा, जो इस्लामिक विचारधारा का व्यक्ति था। हालांकि इसको पाकिस्तान और सऊदी अरबिया भी सपोर्ट करता था। सीआईए ने इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन साइक्लोन बनाया। सीआईए के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट ने ये कन्फेशन किया था कि उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने $5 लाख की सीक्रेट एंड अथॉराइज्ड की थी और ये रकम मुजाहिदीन को सहायता के तौर पर दी गई थी। उसके बाद भी यूएसए की तरफ से $1 मिलियन की मदद की गई थी। 1988 में मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बने और इन्होंने जनेवा के साथ एक शांति समझौता किया कि हम दोनों देश एक दूसरे के बीच में कभी नहीं आएंगे। इसके बाद अफगानिस्तान और यूएसए भी आपस में समझौता कर लेते हैं। यूएसए का कहना था कि अगर सोवियत यूनियन अपनी सैनिक को पीछे कर लेता है तो हम भी मुजाहिदीन को हथियार सप्लाई और पैसे देना बंद कर देंगे। और आखिरकार 1989 में सोवियत यूनियन ने अपनी फौज को वापस बुला लिया। हालांकि इसके पीछे एक कारण ये भी था कि सोवियत यूनियन खुद अब छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही थी, उस समय ये दोनों देश सोवियत यूनियन के अंदर ही आते थे। इसके बाद अफगानिस्तान पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। हालांकि नजीबुल्लाह की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि यहाँ शांति कायम रहे। उन्होंने बाकी के देशों से भी अपील की कि वो यहाँ पर आकर अपनी कंपनी खोलें। बाकी वहाँ के उपनिवेशकों से भी रोजगार बढ़ाने की मांग की।
वो चाहते थे कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही रहें, लेकिन अभी भी यूएसए ने मुजाहिदीन को हथियार और पैसे भेजना बंद नहीं किया था। और नजीबुल्लाह के इस इतनी कोशिश के बाद भी मुजाहिदीन को लगा कि यहाँ इस्लाम अभी भी खतरे में है। ये सोचकर उन्होंने इलेक्शन को भी बायकॉट कर दिया और अंदर ही अंदर सिविल वॉर चलता रहता है। 1992 में मुजाहिदीन ये सिविल वॉर जीत जाता है और 1992 को इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान का लीडर बुरहानुद्दीन रबानी को बना दिया गया। अब इसमें भी कई सोच के लोग थे, इसलिए सत्ता की लालच में यहीं से एक नया ग्रुप तैयार हुआ जिसका नाम था तालिबान। तालिबान एक पश्तून शब्द है जिसका मतलब स्टूडेंट होता है। इस ग्रुप ने 1996 में बुरहानुद्दीन रबानी को अपने पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस ग्रुप का लीडर मुल्ला ओमर था। धीरे धीरे इस ग्रुप को सऊदी अरब और पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिलने लगा। अगर एक तरफ से देखा जाए तो इस तालिबान का जन्मदाता यूएसए ही था। वो हमेशा से अफगानिस्तान में हथियार और बहुत सारे आर्थिक मदद करता रहा। इतना ही नहीं, यूएसए ने अफगानिस्तान में कई मिलियन डॉलर टेक्स्ट बुक छपवाने के लिए भी पैसे दिए, जिसमें जिहाद और कई सारे कट्टर इस्लामिक की बातें छापी जाती थी। कुछ दिन के बाद ही इसमें कई सारे पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये तालिबान ग्रुप इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेता है। उस समय वहां के आम नागरिकों को भी तालिबान की सोच सही लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते तालिबान ने अफगानिस्तान में कई सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी। जैसे कोई भी पुरुष दाढ़ी शेव नहीं कर सकता है, महिला को पूरा शरीर ढकने और बुर्का पहनने पर मजबूर कर दिया जाता है। उसके साथ साथ सिनेमा, म्यूजिक, कई सारे गेम, फोटोग्राफी इत्यादि चीजों पर पूर्णतः बैन लगा दिया। अब तालिबान पश्तून आइडियोलॉजी को पूरा फॉलो करने लगा था, इसलिए वहां पर जो भी हजारा मुस्लिम थे उनको चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नजीबुल्लाह को भी मार दिया जाता है। जो भी एंटी पश्तून थे सभी को मारना और उसे तंग करना शुरू कर दिया जाता है। ये देखकर दुनिया के कई सारे लोग तालिबान की आलोचना करने लगे, लेकिन अभी भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई इसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। उसके कुछ महीने बाद यूएसए से बदला लेने के लिए अल-कायदा ग्रुप के द्वारा यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवा दिया जाता है। उस समय अल-कायदा का लीडर ओसामा बिन लादेन था। इस अटैक से पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन तालिबान लादेन को अपने देश में शरण देता है। जैसे ही ये बात यूएसए को पता चलती है, वो तुरंत अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाने के लिए अपनी सेना भेज देती है। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पर बम से उन जगहों को उड़ाना शुरू कर दिया जाता है जहां लगता है कि ये जगह तालिबानियों का अड्डा हो सकती है। फिर 2004 में यहाँ पर चुनाव करवाया जाता है और इस चुनाव में हामिद करजई जीत जाते हैं और उनको अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। हालांकि इनका प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और अफगानिस्तान का संबंध बहुत ही अच्छा माना गया था, लेकिन यूएसए अभी भी नहीं मानता है और वो तालिबानियों को खोज खोज कर मारता रहता है। और अंततः यूएसए ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मौत की नींद सुला दिया। यूएसए ने अफगानिस्तान में तालिबान को मारने के लिए और वहां की सरकार को मदद करने के लिए अपने कई सारे सैनिक भेजे हुए थे, जिस पर बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे। बाद में देखा गया कि इतनी कोशिशों के बाद भी तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जब सरकार आई तो उसने तालिबान के साथ समझौता कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तालिबान अल-कायदा से नाता तोड़ देगा तो यूएसए अपनी फौज वापस बुला लेगी और इस समझौते के बाद यूएसए अपनी सेना को वापस बुला लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।